किसी को जानबूझकर कत्ल करता है तो उसके बारे में ये कहा गया कि जान के बदले जान की सुनते हैं वो, और हो सकता है इस मामले में सुन ले, कह नहीं सकते। सऊदी पे भी जरूर हिंदुस्तान डाल रहा होगा कुछ दबाव। और वेलकम दोस्तों, मैं हूं फरहान मलिक और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे भारत की रहने वाली निमिषा प्रिया के बारे में, जिन्हें यमन में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और ईरान कैसे मदद कर सकता है निमिषा केस में। जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। ये कहानी शुरू होती है केरल के पलक्कड़ ज़िले के कोलनगोड़ गांव से, जहां निमिषा प्रिया का जन्म हुआ था। उनके परिवार की माली हालत बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई का खर्च एक लोकल चर्च ने उठाया। हालांकि डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नर्स की नौकरी तलाशने लगी। लेकिन पढ़ाई अधूरी होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली। साल 2008 में उन्होंने यमन जाने का फैसला किया, जहां उन्हें राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। यहाँ उनकी ज़िंदगी कुछ हद तक बेहतर हुई और वह अपने घर वालों की मदद करने लगी। 2011 में भारत लौटकर उन्होंने ओमी थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी कर ली और अपने पति के साथ फिर यमन चली गई। वहाँ उन्होंने एक लोकल क्लिनिक में काम शुरू किया और उनके पति को इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट की नौकरी मिली। 2012 में उनकी बेटी पैदा हुई, लेकिन माली हालत बेहतर बनाने के लिए उनके पति 2014 में भारत लौट गए। जिम्मेदारी अब पूरी तरह निमिषा के कंधों पर थी। उन्होंने एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने घर वालों से भी मदद ली। उन्होंने एक लोकल शख्स मेहंदी को पार्टनर बनाया और अल अमान मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। क्लिनिक कुछ ही वक्त में कामयाब हो गया। 2014 में यमन में सिविल वार शुरू हो गया। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों से वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन निमिषा ने अपना क्लिनिक छोड़ने से मना कर दिया। इसी दौरान मेहंदी का रवैया बदलने लगा और उसने का पासपोर्ट जब्त कर लिया। जुलाई 2017 में मेहंदी का शव पानी की टंकी में मिला। निमिषा पर आरोप लगा कि उन्होंने मेहंदी को इंजेक्शन देकर मारा। कहा गया कि वो अपने पासपोर्ट और कागजात वापस लेना चाहती थी, लेकिन दवा की ओवरडोज से मेहंदी की मौत हो गई। एक महीने बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील की, मगर नवंबर 2023 में सुप्रीम जुडिशियस काउंसिल ने अपील को खारिज कर दिया। भारत में उनकी मां ने संपत्ति बेचकर यमन जाने का फैसला किया और सरकार से मदद मांगी। सेवा निमिष प्रिया फाउंडेशन ने भी अभियान चलाया और वकीलों को पैसे दिए, लेकिन केस में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 30 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की मौत की सज़ा पर मोहर लगा दी। जानकारों का कहना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो 1 महीने में उन्हें फांसी हो सकती है। अब उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ब्लड मनी। ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में जानने के लिए द लंदन टॉप का ये इंटरव्यू देखिए। बात यह है कि इस्लाम में इंसानी जान को बहुत ज़्यादा एहतराम दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर किसी ने किसी एक भी इंसान को नाहक कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर किसी ने एक भी इंसान की जान बचाई तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसी इंसानी जान की हिफाजत के लिए और उसको बचाने के लिए कुछ प्रोविज़न रखे गए हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर किसी के ज़रिए से कोई गलती से कत्ल हो जाए, जिसको कत्ल ख़ता कहते हैं, तो उस सूरत में दियत यानी ब्लड मनी का कंसेप्ट रखा गया है और वो 100 ऊँट या उस मालियत का जो भी रकम बनती हो वो तय की गई है। और अगर कोई गलती से नहीं कत्ल होता है बल्कि कोई किसी को जानबूझकर कत्ल करता है तो उसके बारे में ये कहा गया कि जान के बदले जान, क्योंकि उसने जानबूझकर एक इंसान को कत्ल किया है, इसलिए उसकी सज़ा ये है कि उसकी भी जान ली जाए। ये इस्लाम का तस्वूर है। अलबत्ता उसमें ये एक रियायत रखी गई है कि अगर जो मकतूल है, जो कत्ल किया गया है, अगर उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो ब्लड मनी
ले लेंगे, किसी रकम पर मुसालहत कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, तो वो समझौता काबिल कबूल है। ऐसी सूरत में फिर इंसान उसकी जान नहीं ली जाएगी, बल्कि उसको के ऊपर ये उसको मजबूर किया जाएगा या उसको ये हुक्म दिया जाएगा कि वो अपनी जान के बदले में वो जो जिस अमाउंट पर इत्तेफाक हुआ है, समझौता हुआ है, वो अमाउंट अदा करे। आमतौर से वो 100 ऊँट के बराबर है, लेकिन उससे कम या ज़्यादा पर भी समझौता हो सकता है। तो ये जो है वो शरीयत का स्टैंड है, और इसका मकसद यही है कि इंसानी जान की हिफाजत की जाए, और ऐसा नहीं हो कि इंसान का खून रायगा हो और सस्ता हो और कोई भी किसी भी वजह से इंसान का खून बहाए। तो इस्लाम में इंसानी खून को बचाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और वहीं से ये कंसेप्ट आया है ब्लड मनी का, कि अगर कोई गलती से कत्ल होता है तो उसके लिए तो ब्लड मनी है, और अगर वो जानबूझकर कत्ल करता है तो उसकी जान के बदले जान ली जाएगी, सिवाय इसके कि उसके घर वाले तैयार हो जाएं, तो उस सूरत में फिर किसी भी अमाउंट पर समझौता किया। निमिषा की रिहाई का दूसरा तरीका है डिप्लोमेटिक प्रेशर। भारत सरकार यमन पर सिफारिशी दबाव डाल सकती है, लेकिन यमन के राजनीतिक हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि देश 3 हिस्सों में बटा है। राष्ट्रपति रशीद मोहम्मद अल अलीमी की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन है। इस मामले पर द लेलन टॉप के रिपोर्टर ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा खान से बातचीत की। देखिए ये वीडियो। यमन की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हुतीज के पास कुछ इलाका ज़रूर है नॉर्थ में, बाकी 4-5 और एक्टर हैं, यानी कि एक इलाका अलकायदा के पास है, एक जो है वो यमन की ओरिजिनल गवर्नमेंट के पास है, फिर एक जो यूएई से समर्थित है हिस्सा उसके पास है, और एक सऊदी वाली टीम है पूरी। तो कई इलाके हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सऊदी से नहीं मांगा, हमें नहीं पता अंदरूनी क्या बातचीत चल रही है सऊदी से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात सऊदी और यूएई से सही हैं। तो हो सकता है अंदरूनी बातचीत चल रही हो, हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी से हमारी बात नहीं हुई है। ईरान से बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि सरकार ने शायद इसलिए क्योंकि ईरान से हमारे हालात उतने ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं है जितने सऊदी और यूएई से हैं। तो उसमें हमें, क्योंकि ईरान भी हमसे इतना खुश नहीं है, क्योंकि हमने अमेरिका का साथ दिया है और इसराइल का साथ दिया है, और एम्बार्गो जो उनके साथ सैंक्शंस थे उनको एनफोर्स किया है, हमने अपने ताल्लुकात काटे हैं। तो ईरान से कहना हमने ये लोगों में गलत फहमी होती है कि जो भी कोई मिलिटेंट ग्रुप है इंटरनेशनल, उसको किसी सरकार का समर्थन था एक वक्त पे या आज भी है, तो वो उनकी सारी बातें सुन लेगा। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा जब तालिबान की सरकार आई थी, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में और कई जगह पे सीना पीटा जा रहा था कि ये तालिबान आ गए, यानी कि पाकिस्तान की जीत हो गई, पाकिस्तान की फौज की जीत हो गई, और अब ये बिल्कुल उनके पिट्ठू हैं और उनकी बात मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट जो इस एरिया में थे, हिंदुस्तानी भी और बाहर के भी, वो ये बता रहे थे कि देखिए वो उनके कोई पिट्ठू नहीं है तालिबान, और वो अपनी मन मर्जी की करेंगे। थोड़ी बहुत उनकी सुनते हैं जरूर, क्योंकि उनसे मदद मिली थी उनको, पर ऐसा नहीं है। और अब साफ जाहिर है कि जो लड़ाई हो रही है पाकिस्तान में और तालिबान, पाकिस्तानी फौज और तालिबान के बीच में, एक दूसरे के आदमी मारे डाल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या दुश्मनी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हूती जो है वो बिल्कुल पिट्ठू हैं ईरान के, ये समझना गलत है। हाँ, वो जरूर बात मानते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उनको समर्थन मिलता है, हथियार मिलते हैं या कुछ पैसा मिलता है। उनको हथियार और जगहों से भी मिलते हैं, उनको पैसा और जगहों से भी आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईरान पे निर्भर है। पर हाँ, ईरान की सुनते हैं वो, और हो सकता है इस मामले में सुन लें, कह नहीं सकते। सऊदी पे भी जरूर हिंदुस्तान डाल रहा होगा कुछ दबाव। और अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार निमिषा को बचा पाएगी? पूरा देश इस फैसले पर नज़र रखे हुए है। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फरहान मलिक, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।